तो हड़प्पा सभ्यता मुख्यतः प्राचीन विश्व की 4 महत्वपूर्ण सभ्यताओं में से एक है और भारत की और दक्षिण एशिया की प्राचीनतम सभ्यता है। यह भारत की प्रथम नगरीय सभ्यता भी है, जिसे प्रथम नगरीय क्रांति भी कहा जाता है, और भारत की कांस्यकालीन संस्कृति भी है। कांस्यकालीन, कांस्य का मतलब होता है ब्रांज, और ब्रांज में मुख्यतः तांबा और टिन मिलाया जाता है। तो तांबा और टिन जिसमें मिलता है वो कहते हैं आपको ब्रांज या कांस्य। इसमें दोनों का अनुपात होता है 4:1 का। ये क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा कि कांस्य में कितना तांबा और टिन का अनुपात होता है 4:1, और एग्जैक्ट में कितना होता है 78% प्लस 22%। 78 और 22% दोनों मिला के क्या होता है आपका, ये आपका हो जाता है कांसा या ब्रॉन्ज। अब आते हैं हड़प्पा सभ्यता 20वीं शताब्दी में उद्घाटित हुआ। तो 20वीं शताब्दी में इसके बारे में पहली बार जानकारी मिली। 20वीं शताब्दी में जानकारी मिलने के साथ ही साथ हड़प्पा सभ्यता के नामकरण को लेकर, ठीक है, इसका नाम क्या हो, इसको लेकर अलग अलग मतांतर रहे, अलग अलग मत या अलग अलग विचार प्रस्तावित किए गए। अगर इस परिप्रेक्ष्य में हम नामकरण से थोड़ा पहले देखें, हड़प्पा सभ्यता के बारे में पहली बार जो जानकारी है उस संदर्भ में कहा जाता है कि जब ब्रिटिश कॉलोनियल एरा था, जब ब्रिटिश कॉलोनियल टाइम, बेसिकली ब्रिटिश औपनिवेशिक काल में, जब ब्रिटिश सरकार भारत में रेलवे का विस्तार करना चाहती थी, रेलवे की शुरुआत करना चाहती थी, तो ऐसे कंडीशन में अनेक क्षेत्रों में रेलवे ट्रैक बनाने के लिए, बिछाने के लिए इंस्पेक्शन चल रहा था। उसी क्रम में लाहौर के क्षेत्रों में जो इंस्पेक्शन का कार्य चला, उसी दौरान सबसे पहली बार कुछ ऐसे मॉन्यूमेंट्स, कुछ ऐसे वस्तुएं मानव के द्वारा प्रयुक्त की गई और छोड़ी गई, प्राप्त हुई, जिससे पता चला कि संभवतः यहाँ कभी सभ्यता संस्कृति का निवास की थी, सभ्यता संस्कृति कभी यहाँ पर रही थी। इस क्रम में चार्ल्स मैसन ने, याद रखिएगा, इस क्रम में चार्ल्स मैसन ने सर्वप्रथम 1826 में, चार्ल्स मैसन ने 1826 में इन क्षेत्रों में उन्होंने कार्य किया। और चार्ल्स मैसन ने इसके बारे में पहली जानकारी 1826 में दिया। हड़प्पा सभ्यता के बारे में पहली जानकारी चार्ल्स मैसन, कहीं मैसन भी लिखता है, तो चार्ल्स मैसन ने 1826 में हड़प्पा सभ्यता के बारे में पहली बार जानकारी दिया, और उन्होंने अपनी विस्तृत रिपोर्ट इसके संदर्भ में 1842 में निकाली, और उन्होंने जिसमें रिपोर्ट दी उसका नाम है नैरेटिव ऑफ वेरियस जर्नीज narrative of various journeys, narrative of various journeys in बलोचिस्तान, अफगानिस्तान, एंड पंजाब। चार्ल्स मैसन के रिपोर्ट का क्या नाम है, जिसमें हड़प्पा सभ्यता के बारे में पहली जानकारी मिलती है, वह है नैरेटिव ऑफ वेरियस जर्नीज इन बलूचिस्तान, अफगानिस्तान एंड पंजाब। इसी में हड़प्पा सभ्यता के बारे में पहली बार उल्लेख किया है चार्ल्स मैसन ने। लेकिन चार्ल्स मैसन ने जब इसमें इसका कंसर्न बताया या इसके बारे में जानकारी दिया, तो चार्ल्स मैसन ने मुख्यतः इसका उल्लेख जो किया, तो उन्होंने इसका उल्लेख वेनसांग द्वारा वर्णित एक बौद्ध केंद्र के रूप में किया, जिसका नाम है पोकातो।
वेनसांग ने एक बौद्ध केंद्र का उल्लेख किया जिसका नाम है पोकातो। जब चार्ल्स मैसन ने अपना रिपोर्ट दिया था तो संभवतः प्रारंभ में जो इसको सोचा गया, इसका जो कंसर्न स्थापित किया गया, प्रारंभ में इसे उसी वेनसांग के वर्णन के आधार पर इसे पोकातो के रूप में समझा गया। तो इसे ये भ्रम और समझ लिया गया कि यह कोई बौद्ध केंद्र रहा होगा या बौद्ध केंद्र है। आगे चलकर इसके बाद जॉन मार्शल, अलेक्जेंडर कनिंघम आदि के प्रयासों के फलस्वरूप इन क्षेत्रों में बहुत सारे इंस्पेक्शन हुए, बहुत सारे आर्कियोलॉजिकल सर्वे हुए। और इस सर्वे के बाद जॉन मार्शल जब पुरातत्व के निदेशक हुए तो उन्हीं के नेतृत्व में मुख्यतः दयाराम साहनी और राखाल दास बनर्जी के माध्यम से आपका 1921 और 22 में 1921 और 22 में हड़प्पा और मोहनजोदड़ो के बारे में पहली जानकारी मिली। तो 1921 में आपका हो गया हड़प्पा और 1922 में हो गया मोहनजोदड़ो। मोहनजोदड़ो ये आपके मुख्यतः थे दयाराम साहनी, आगे वस्त्र ने भी इस पे काम किया है। दयाराम साहनी ये आपके हो गए राखाल दास बनर्जी। राखाल दास बनर्जी का एक अन्य महत्वपूर्ण योगदान है, वह है राखाल दास बनर्जी भारतीय इतिहासकारों में प्रथम इतिहासकार हैं जिन्होंने रामगुप्त की ऐतिहासिकता पर विचार व्यक्त किया है। याद रखिएगा। और दूसरा समझिएगा, रामगुप्त की ऐतिहासिकता पर विचार करने वाले पहले इतिहासकार, ठीक है, अगर पूछेगा तो आंसर होगा सिल्वा लेवी। सिल्वा लेवी ने 1920 में, जो विदेशी इतिहासकार हैं, 1920 में सिल्वा लेवी 1920 में सिल्वा लेवी ने पहली बार रामगुप्त की ऐतिहासिकता पर विचार किया था। और उसके बाद भारतीय इतिहासकारों में 1924 में पहली बार राखाल दास बनर्जी ने रामगुप्त की ऐतिहासिकता पे अपने विचार प्रस्तुत किया। यह कहाँ पे? यह था बनारस बीएचयू में मानेंद्रनाथ नंदी व्याख्यान माला के अंतर्गत उन्होंने अपना विचार पहली बार व्यक्त किया था और रामगुप्त के संदर्भ में अपनी जानकारी दिया। और तब से माना गया कि रामगुप्त नामक भी कोई शासक हुआ था। उसके बाद अन्य स्रोतों में इसके बारे में महत्वपूर्ण जानकारी खोज की गई। तो इनके प्रयासों से हड़प्पा और मोहनजोदड़ो की खुदाई हुई। अब आते हैं जहाँ तक नामकरण का प्रश्न है, ठीक है, जहाँ तक नामकरण की बात है, कहा जाता है कि हड़प्पा सभ्यता से खोज के बाद 1924 में पहली बार जॉन मार्शल ने हड़प्पा सभ्यता की पहचान विश्व स्तर पे किया, या विश्व को हड़प्पा सभ्यता के बारे में पहली बार जब महत्वपूर्ण जानकारी किसने दिया था? जॉन मार्शल ने 1924 में। तो जॉन मार्शल ने विश्व को हड़प्पा सभ्यता से कब परिचित कराया? 1924 में। प्रथम जानकारी चार्ल्स मैसन ने 1826 में। कितना अंतर है सोचिए, सीधे सीधे लगभग 100 वर्ष का अंतर आ रहा है। ठीक, तो यह हुआ। अब इस खोज और परिचय के साथ हड़प्पा सभ्यता के नामकरण को लेकर विवाद शुरू हुआ कि हड़प्पा सभ्यता को किस नाम से पुकारा जाए, उसका अप्रोप्रिएट नाम क्या होना चाहिए। इस संदर्भ में अनेक मत रहे। जो प्रारंभिक महत्वपूर्ण मत यह है कि जिसे कुछ इतिहासकारों ने इसके नामकरण के लिए अलग अलग संज्ञा का प्रयोग किया, इसके लिए अलग अलग नामकरण बताए। जैसे कुछ ने इसे हड़प्पा सभ्यता के रूप में व्याख्यायित किया, तो कुछ लोगों ने इसे सिंधु सभ्यता के रूप में देखा, कुछ लोगों ने इसे बृहत्तर हड़प्पा सभ्यता के रूप में देखा, कुछ लोगों ने इसे सिंधु सरस्वती नदी घाटी की सभ्यता के रूप में देखा। तो इसके अलग अलग नाम प्रस्तावित हुए, जिनमें पहला नाम है हड़प्पा सभ्यता। आर्कियोलॉजिकल पॉइंट ऑफ व्यू से अगर देखा जाए तो पुरातात्विक नियम से कहा जाता है कि किसी भी सभ्यता और संस्कृति का नामकरण उस सभ्यता और संस्कृति से संबंधित खोजे गए प्रथम स्थल के अनुसार किया जाना चाहिए। तो आर्कियोलॉजिकल पॉइंट ऑफ व्यू के आधार पे किसी भी सभ्यता और संस्कृति का नामकरण उस सभ्यता या संस्कृति से संदर्भित खोजे गए
प्रथम स्थल के आधार पर किया जाना चाहिए, तो उस दृष्टिकोण से इसका अप्रोप्रिएट नाम क्या है? हड़प्पा सभ्यता। क्यों, किस आधार पे है? यह आर्कियोलॉजिकल पुरातात्विक दृष्टिकोण से। तो पुरातात्विक खोज की दृष्टि से प्रथम स्थल होने के कारण इसका नामकरण हुआ आपका हड़प्पा सभ्यता। ठीक है, अब दूसरा समझिएगा। लेकिन हड़प्पा से आगे कहा गया कि हड़प्पा सभ्यता का जो सर्वाधिक बड़ा स्थल है, ठीक है, तो प्रारंभ में हड़प्पा सभ्यता का सबसे बड़ा स्थल किसे मानते थे? मोहनजोदड़ो को। वर्तमान में हड़प्पा सभ्यता का सबसे बड़ा स्थल कौन सा है? राखीगढ़ी है, जहाँ पे भी बसंत शिंदे जी खुदाई कर रहे थे। तो दूसरा आपका हुआ सिंधु घाटी की सभ्यता या सिंधु सभ्यता। ठीक है, अब सिंधु सभ्यता या सैंधव सभ्यता क्या है समझिएगा। सिंधु नदी स्थित होने का इसे सैंधव सभ्यता का नाम किसने दिया था? जॉन मार्शल ने। तो ये आपका है सैंधव सभ्यता कर सकते हैं इसे आप, इसे सैंधव सभ्यता या सिंधु घाटी सभ्यता। तो हो गया आपका सैंधव सभ्यता। इसका नामकरण किसने दिया? जॉन मार्शल ने। कहा गया कि जो सबसे बड़ा स्थल हड़प्पा सभ्यता का है, पहले मोहनजोदड़ो था, तो कहा गया मोहनजोदड़ो, जिसे हम कभी कभी आपको कहते हैं नखलिस्तान या मरुस्थल भी कहते हैं। तो मोहनजोदड़ो का नाम है नखलिस्तान या मोहनजोदड़ो। तो मोहनजोदड़ो जो है ये कहा गया सबसे बड़ा स्थल है जो सिंधु नदी पे स्थित है। इसीलिए सबसे बड़े स्थल के आधार पे और शुरुआत में जो स्थल मिले उनका सेंट्रलाइजेशन भी ज़्यादातर सिंधु नदी के आसपास ही मिला, सिंधु नदी के पोरिफरी में ही मिला। इसीलिए इसका नाम उन्होंने सैंधव सभ्यता के रूप में प्रस्तावित कर दिया। तो वह हो गया आपका सिंधु सभ्यता या इसे कहते हैं सिंधु घाटी की सभ्यता। सैंधव सभ्यता या इसे कहा गया आपका सिंधु घाटी की सभ्यता। अब आइए, तो वर्तमान इसका सबसे बड़ा स्थल याद रखिएगा राखीगढ़ी है। अब आइए, अब आगे हम लोग थोड़ा सा आते हैं जो हड़प्पा सभ्यता को, ठीक है, हड़प्पा सभ्यता को आगे एक और नाम आया जिसे कहते हैं आपका इंडस वैली। ठीक है, इंडस वैली सिविलाइजेशन क्यों कहा गया? बेसिकली यह माना गया कि जब यूनानी लोग आए, यूनानियों ने क्या किया कि यूनानियों को सिंधु नदी के पार के क्षेत्रों में इन्हें उत्तम कोट का, ठीक है, कपास प्राप्त होता था, जिसे वो लोग कहते थे सिंडन। सिंधु नदी के क्षेत्र पर आने के कारण वो कहते थे सिंडन जो था यह आगे चल के परिमार्जित हुआ, सिंडन से हुआ सिंडस, और यही सिंडस आगे चलकर और ज़्यादा परिवर्तित होता हुआ इंडस के रूप में व्याख्यायित हो गया। और इसी के आधार पे, ठीक है, आपको बता यूनानियों ने भारत के लिए इंडिया शब्द का भी प्रयोग किया है। तो क्या हुआ कि यूनानियों ने ही यहाँ पे कपास की उपलब्धता के कारण सिंधु के क्षेत्रों से जो कपास प्राप्त होता था उसके कारण क्या किया, इसका नाम रख दिया सिंडन। और ये जो सिंडन है, ठीक है, जो आपका सिंडन है, यही सिंडन आगे चलकर सिंडन सिंडस में बदला और सिंडस बदल गया आगे चल के इंडस में। तो इंडस वैली सिविलाइजेशन तीसरा नाम हुआ इंडस वैली सिविलाइजेशन। ठीक है, तो इसका कारण क्या है? सिंधु नदी के क्षेत्रों से प्राप्त उत्तम कोट के कपास के कारण, ठीक है, इसका नाम हो गया आपका इंडस वैली सिविलाइजेशन, तीसरा नाम हो गया। चौथा नाम समझिएगा। कुछ इतिहासकार यह कहते हैं कि हड़प्पा सभ्यता का जो मूल नाम है उसे सरस्वती नदी कहा जाना चाहिए।
सरस्वती घाटी की सभ्यता। अब सरस्वती घाटी की सभ्यता जो क्या है, सरस्वती नदी है, आपको पता है। इसको प्राचीन आख्यानों में कई नामों से संबोधित किया गया है। पाकिस्तान में इसका नाम बहिंदा है, इसका नाम नाड़ा है, ठीक है। तो इसी तहत इसे हम लोग प्राचीन आख्यान में जो सरस्वती और बेसिकली जो घग्गर और विसुद्वती नदी की वेदिका है, घग्गर नदी को हम सरस्वती नदी के रूप में ही मानते हैं। यह जो सरस्वती नदी है, कहा जाता है कि जो बेसिकली राजस्थान का बेल्ट है, अभी सरस्वती नदी के हमें जो हरियाणा में खुदाई चला है, वहाँ से भी सरस्वती नदी के साक्ष्य मिले हैं। वह मिला है मुगवाली से। मुगवाली एक जगह है, मुगवाली, वहाँ से भी अभी खुदाई में हमें सरस्वती नदी के साक्ष्य वहाँ से प्राप्त होते हैं। तो जो प्राचीन आख्यानों में मुख्यतः प्राचीन आख्यानों में जो मुख्य रूप से सरस्वती नदी वेदिका की बात की गई है। हाँ, तो उस नदी घाटी में उन क्षेत्रों में जिस संस्कृति का विस्तार हुआ, या कह सकते हैं हड़प्पा सभ्यता के बहुत सारे स्थल मुख्यतः इसी सरस्वती घाटी की नदी के आसपास की वेदिका में प्राप्त हुए। तो ऐसे कंडीशन में इसी के आधार पे इसका नाम जो है कुछ लोगों ने प्रस्तावित किया, सरस्वती घाटी की सभ्यता। सरस्वती घाटी की सभ्यता, सरस्वती नदी की हमने चर्चा किया कि पाकिस्तान में इसे कई नामों से जानते हैं, और यूजीसी में पूछा गया था कि सरस्वती नदी को किन किन नामों से जानते हैं, सरस्वती नदी को किन किन नामों से जानते हैं। तो याद रखिएगा कौन कौन सी नदी इसको नाम जानते हैं। इसका नाम है बहिंदा, नाड़ा, रैना, हाकड़ा आदि। ये चारों ऑप्शन आपसे पूछा जा चुका है यूजीसी में। बहिंदा, नाड़ा, रैना या रैनी भी करते हैं कभी कभी, रैना या रैनी, ठीक है, आप रैनी कर लीजिए। बहिंदा, नाड़ा, रैनी, हाकड़ा आदि, इसको कहते हैं सरस्वती के नाम से। तो इसका नाम हो गया सरस्वती घाटी की सभ्यता। आइए इसी में और देखते हैं इतिहास का। जो रफीक मुगल हैं, रफीक मुगल, इन्होंने इसका जो नामकरण है उसे बृहत्तर हड़प्पा सभ्यता के रूप में व्याख्यायित किया है। बृहत्तर हड़प्पा सभ्यता, बृहत्तर हड़प्पा सभ्यता, ग्रेटर हड़प्पन सिविलाइजेशन। ग्रेटर हड़प्पन सिविलाइजेशन किसका है? ये रफीक मुगल का है। रफीक मुगल कहते हैं, रफीक मुगल का कथन है कि जो हड़प्पा सभ्यता है, इसी का जो प्रभावशीलता है, इसी का एक्सटेंशन है जो अन्य क्षेत्रों में जाता है। तो अन्य क्षेत्रों में, ठीक है, अन्य क्षेत्रों में जो हम मुख्यतः साक्ष्य पाते हैं, अन्य क्षेत्रों में जो हम मुख्यतः साक्ष्य प्राप्त करते हैं, पाते हैं हड़प्पा सभ्यता के संदर्भ में, जो अन्य स्थल हैं वह कहीं न कहीं हड़प्पा सभ्यता के ही का ही विस्तार है। हड़प्पा सभ्यता के ही सभ्यता संस्कृति के मूल तत्वों का विकास है या विस्तार है। इसी के कारण यह हड़प्पा सभ्यता के प्रभाविता और उसके एक्सटेंशन के आधार पे रफीक मुगल ने इस हड़प्पा सभ्यता को और अन्य स्थलों को हड़प्पा सभ्यता के अंतर्गत मानते हुए हड़प्पा के विस्तारित स्वरूप की संकल्पना की है। एक एक्सटेंडेड हड़प्पन सिविलाइजेशन की बात किया है, एक्सटेंडेड हड़प्पन सिविलाइजेशन की बात किया है। इसीलिए रफीक मुगल ने इसका नाम रखा है बृहत्तर हड़प्पा सभ्यता। ठीक है, यह शब्द समझिएगा एक बार फिर। बृहत्तर जो शब्द है, यह भारतीय इतिहास के परिप्रेक्ष्य में जो बृहत्तर भारत है, याद रखिएगा, बृहत्तर हड़प्पा सभ्यता का शब्द का प्रयोग किया है रफीक मुगल ने, लेकिन बृहत्तर भारत शब्द का प्रयोग किया है सबसे पहली बार किसने? राधा कुमुद मुखर्जी ने, राधा कुमुद मुखर्जी, RK मुखर्जी। अब बृहत्तर भारत क्या है समझिएगा। बृहत्तर भारत का तात्पर्य है, इसको बोलते हैं ग्रेटर इंडिया। ये भी क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है।
ग्रेटर बृहत्तर भारत, ये क्या है? बृहत्तर भारत का तात्पर्य होता है कि प्राचीन काल में उन देशों में जहाँ पे भारतीय सभ्यता संस्कृति के विशिष्ट तत्वों का प्रचार प्रसार हुआ, वे देश जहाँ पे भारत की संस्कृति के महत्वपूर्ण तत्व, भारतीय परंपराओं के महत्वपूर्ण तत्व, उनको आज भी उन देशों में देखा जा सकता हो, उनसे वो प्रभावित हुए हैं, उनकी सभ्यता संस्कृति में भारतीय तत्व पूरी तरह से आत्मसात कर लिए गए हों। एक प्रकार से ये जो तत्व हैं, यह भारत के प्रभावशीलता, उसके सांस्कृतिक विस्तार, उसके सांस्कृतिक साम्राज्यवाद को दर्शाता है, उसके सांस्कृतिक उपनिवेशवाद को दर्शाता है। तो एक प्रकार से यह इंडियन कल्चरल कोलोनिज्म है, इसे कहते हैं इंडियन कल्चरल कोलोनिज्म, इसे कहते हैं मतलब आपका भारतीय सांस्कृतिक औपनिवेशीकरण। तो भारत का यह सांस्कृतिक औपनिवेशीकरण है जो कि हमें कहाँ दिखाई देता है? जैसे दक्षिण पूर्वी एशिया के देशों मुख्यतः, जैसे म्यांमार, बर्मा, मतलब म्यांमार, इसी तरह आपका थाईलैंड, इसी तरह आपका जावा, सुमात्रा, मलाया द्वीप समूह, इसी तरह आपका इंडोनेशियाई द्वीप समूह। ये ऐसे क्षेत्र हैं जिन क्षेत्रों पे भारतीय सभ्यता संस्कृति के तत्वों को देखा सकता है, जैसे फिजी द्वीप समूह, मॉरिशस द्वीप समूह, जहाँ भी और बहुत सारे आज भी भारतीय भाषा, साहित्य, संस्कृति के बहुत तत्व देखे जा सकते हैं। भारतीय मंदिर, भारतीय लोक कला शैलियाँ, भारतीय भाषाएँ, भोजपुरी भाषाएँ, ठीक है, आदि को आप व्यापक रूप से वहाँ पे प्राप्त कर सकते हैं, देख सकते हैं। तो यह आपको मिनी इंडिया के रूप में ही लगता है, वहाँ पहुँचने पे वो आपको मिनी इंडिया के रूप में ही दिखाई देता है। इसीलिए कहा गया कि ये जो क्षेत्र हैं मुख्यतः यहाँ पे भारतीय सांस्कृतिक तत्वों का विस्तार हुआ है। यह भारत के सांस्कृतिक उपनिवेशवाद के केंद्र हैं और भारत के सांस्कृतिक औपनिवेशीकरण की प्रक्रिया को दर्शाते हैं। तो यह भारत का बृहत स्वरूप है, इसे कहा गया बृहत्तर भारत। इस शब्द का पहली बार प्रयोग किया है R.K. मुखर्जी ने, राधा को मुखर्जी। तो ये बृहत्तर भारत अलग है, बृहत्तर हड़प्पा सभ्यता शब्द अलग है, दोनों में यह मुख्यतः मूलभूत अंतर मिलता है। तो अब एक इसका नाम हो गया बृहत्तर हड़प्पा सभ्यता। अब आगे आते हैं हड़प्पा सभ्यता के बारे में। जो वर्तमान में एक अन्य प्रस्तावित नाम है वह आपका है, ये कहा गया कि हड़प्पा सभ्यता में वर्तमान में जितने भी स्थल खोजे गए हैं उनमें से 80% से अधिक स्थलों का जो सेंट्रलाइजेशन है, ठीक है, जो केंद्रीकरण है, वह मुख्यतः क्या है? वह मुख्यतः सरस्वती नदी, ठीक है, और सिंधु नदी के पास ही मिलते हैं। मतलब 80% से ऊपर के स्थल केवल दो नदियों में हैं, एक सरस्वती नदी के आसपास और सिंधु नदी के आसपास, ठीक है, यही दो महत्वपूर्ण केंद्र है। तो जो आपका जो हड़प्पन साइट्स का एक्सपेंशन है और जो उनकी बेसिकली सिचुएशन है, वह सिचुएशन मुख्यतः किस पोरीफरी में है? वह सरस्वती और दृश्यवती नदियों के, मतलब घग्गर और सरस्वती नदी के बेल्ट में है, और उसके बाद आपका सिंधु नदी के बेल्ट में है। यही दो महत्वपूर्ण बेल्ट हैं जहाँ पे हड़प्पा सभ्यता के स्थलों का व्यापक विकास हुआ है, सेंट्रलाइजेशन हुआ है। इसीलिए कहा गया कि इन्हीं दोनों नदियों के पोरीफरी में विकसित होने के कारण ही हड़प्पा सभ्यता का वर्तमान नाम सरस्वती सिंधु घाटी की सभ्यता प्रस्तावित की जाती है। क्या प्रस्तावित की जाती है? सरस्वती सिंधु घाटी की सभ्यता। सरस्वती सिंधु घाटी की सभ्यता, यही नाम वर्तमान में वास्तव में सबसे अधिक अप्रोप्रिएट भी लगता है। सरस्वती सिंधु घाटी की सभ्यता वर्तमान में यह सबसे ज़्यादा अप्रोप्रिएट नाम लगता है, और यही नाम वस्तुतः है वर्तमान में हड़प्पा सभ्यता, ठीक है, हड़प्पा सभ्यता के विस्तारित स्वरूप के आधार को प्रस्तुत करता है। हड़प्पा सभ्यता के सेंट्रलाइजेशन ऑफ साइट्स को प्रस्तुत करता है। हड़प्पा सभ्यता का विस्तार जिस पोरीफरी में हुआ उसको यह प्रस्तुत करता है। इसलिए हड़प्पा सभ्यता के संदर्भ में जो बहुत सारे नामकरण हैं उनमें हम वर्तमान परिप्रेक्ष्य में हड़प्पा सभ्यता के नामकरण को इस रूप में स्थापित कर सकते हैं। लेकिन अगर यह पूछा जाए पुरातात्विक स्रोतों के आधार पे या पुरातात्विक नियम के आधार पे, तो हड़प्पा सभ्यता का सबसे अप्रोप्रिएट नामकरण हड़प्पा सभ्यता ही होगा, क्योंकि मैंने कहा कि पुरातत्व के नियम के अनुसार
कोई भी स्थल का नामकरण उस सभ्यता या संस्कृति से संबंधित खोजा गया जो प्रथम स्थल होता है उसी के आधार पे होता है। इसीलिए पुरातात्विक दृष्टिकोण से सबसे अप्रोप्रिएट उचित नाम है हड़प्पा सभ्यता, लेकिन वर्तमान में इसके स्थलों के संकेंद्रण के दृष्टिकोण से, इसके स्थलों के विस्तार के दृष्टिकोण से अगर देखा जाए तो इसका सबसे महत्वपूर्ण या व्यापक अप्रोप्रिएट नाम वर्तमान में जो हो सकता है वह है सरस्वती सिंधु घाटी की सभ्यता, क्योंकि यही आपका जो वर्तमान में जो इन्हीं नदी घाटियों के क्षेत्रों में जो आपका मुख्य स्थल है राखीगढ़ी है, ठीक है, हरियाणा में जो पड़ता है राखीगढ़ी वर्तमान में हड़प्पा सभ्यता का सबसे बड़ा स्थल है। राखीगढ़ी हड़प्पा सभ्यता का सबसे बड़ा स्थल है। दूसरे नंबर पे आपका मोहनजोदड़ो है, तीसरे नंबर पे हड़प्पा है, चौथे नंबर पे गनेड़ीवाल है जो पंजाब पाकिस्तान में है, और पाँचवें नंबर पे स्थल आता है धौलावीरा। तो हड़प्पा सभ्यता विस्तार दृष्टि से 5 प्रमुख स्थल हैं। वे स्थल हैं आपका राखीगढ़ी, दूसरे पे आपका है मोहनजोदड़ो, तीसरे पे आपका है हड़प्पा, चौथे पे आपका है गनेड़ीवाल, और पांचवें पे आपका है धौलावीरा। धौलावीरा, ठीक, ये 5। और अगर भारत के पर्पज से पूछेगा भारत में स्थलों का क्रम, तो सबसे पहले नंबर पे राखीगढ़ी और दूसरे पे आ जाएगा आपका धौलावीरा, पहला दूसरा। और अगर सभी को मिला के हड़प्पा सभ्यता का सबसे बड़ा स्थल पूछेगा तो आंसर हो जाएगा आपका राखीगढ़ी के बाद मोहनजोदड़ो। तो याद रखिएगा जिस तरह से क्वेश्चन आपको बने। तो हड़प्पा सभ्यता का सबसे अप्रोप्रिएट नाम वस्तुतः इन्हीं दोनों में से माना जाएगा, एक हड़प्पा सभ्यता, दूसरा सरस्वती सिंधु घाटी की सभ्यता कहा जा सकता है। ओके, ठीक, अब कल इसके बाद